अब देखते हैं न्यू टॉपिक, डिजाइन ऑफ ए बीम और डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर। ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आईएएस के बहुत रिकमेंडेशंस है, ढेर सारे आईएएस ने क्राइटेरिया दिए हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर को बहुत आसान करके सिंप्लीफाइड करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें न्यूमेरिकल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी रहेंगी। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो आईएएस कोड परमिटेड रहेगा, तो वहाँ से भी अपन फार्मूले और क्राइटेरिया जो है वो देख सकेंगे। वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है, जो बेसिक कंसेप्ट है अपना वही यूज करना है। कोई भी एलिमेंट सिविल इंजीनियरिंग का या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अगर डिजाइन करना है तो बेसिक 3 चीजें ही करते हैं अपन, चाहे स्टील स्ट्रक्चर रहने दो या आरसीसी रहने दो या कहीं पे भी। वो 3 चीजें कौन सी है? जो भी एलिमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ सफिशिएंट हो, जो बेंडिंग मोमेंट उसके ऊपर आ रहा है, और इंटरनल उसकी रजिस्टिंग कैपेसिटी जो है ये मैच हो, यानी स्ट्रेंथ उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ये उसके ऊपर आने वाली मोमेंट से ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, वैसे ही उसकी शियर स्ट्रेंथ उसके ऊपर आने वाला शियर जो है उससे ज़्यादा रहना चाहिए। ये 2 हो गए। तीसरा क्राइटेरिया होता है लोड की वजह से वो एलिमेंट जो है वो एक्सेसिव डिफ्लेक्ट ना हो, थर्ड क्राइटेरिया। अब ये 3 क्राइटेरिया के अलावा बीम में स्पेशली एक वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग, ये 2 चीजें ऐड करना होगा, बस बाकी सभी सेम है। अब यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो लैटरली सपोर्टेड बीम। लैटरली अनसपोर्टेड बीम प्रैक्टिकली नॉर्मली होती नहीं है, उसके क्राइटेरियाज भी जो है और फार्मूले जो है ये काफ़ी लंबे चौड़े हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये लैटरली सपोर्टेड बीम ही होती है। अब ये लैटरली सपोर्टेड है क्या? अगर मान लो ये आई सेक्शन अगर है ऐसे, ओके आई सेक्शन है, तो इसका जो ऊपर के जो फ्लैंज है ये एम्बेड किया जाएगा ऐसा इस स्लैब के अंदर। ये है स्लैब, ये कंक्रीट, ये होती है लैटरली सपोर्टेड। लैटरली अनसपोर्टेड यानी क्या होगी? फिर सिर्फ आई सेक्शन, ऊपर में कोई स्लैब नहीं है। ये एक हो सकता है, या तो फिर दूसरा क्राइटेरिया ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें एम्बेड नहीं किया है, ये स्लैब है। अब इस केस में क्या करते हैं, ऐसा शियर लेग दे देते हैं जिसको इस फ्लैंज से अटैच किया जाएगा, ये लेग, और ऐसा एक सपोर्ट रहेगा। ये भी लैटरली सपोर्टेड ही हो गया। अब लैटरली सपोर्टेड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी बीम जब प्रोवाइड करेंगे नेचुरली उसका पर्पज रहेगा उसके ऊपर स्लैब दो या फ्लोर बनाओ। अगर टॉप की है, टॉप फ्लोर है अपना, उसके ऊपर अगर बीम देते हैं तो वहाँ पे भी रूफ स्लैब आएगा या कोई रूफ बनाएंगे तो वो लैटरली सपोर्टेड ही रहेंगी, अनसपोर्टेड के चांसेस वैसे कम है। सिर्फ वो गैंट्री गर्डर वगैरह जब बीम देंगे उसके ऊपर गैंट्री गर्डर अगर लगाते हैं उस केस में लैटरली अनसपोर्टेड बन सकती है वो बीम, अदरवाइज लैटरली सपोर्टेड ही रहेंगी। अब मैं डायरेक्टली डिज़ाइन स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें जो भी आईएएस के क्राइटेरियाज है वो उसी में मीनिंग के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो सबसे पहली चीज जो भी डिजाइन करना है एलिमेंट, उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है वो तो पता करना होगा, कितने लोड के लिए उसको डिजाइन करना है। लेकिन लोड का काम अपन कॉलम में लेते हैं, कंप्रेशन मेंबर में डायरेक्टली। बीम अगर है तो लोड को एक्सटेंड करते हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find how much bending moment and how much shear force occurring on the beam। तो पहले निकालना होगा कैलकुलेट MU। M stands for moment, U means ultimate, 1.5 से मल्टीप्लाई करके। वैसे ही V यानी shear force, VU यानी अल्टीमेट shear force 1.5 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन लोड के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये वैल्यू बहुत बार निकाल चुके हैं, वैसे ही निकालना है।
बीम सिंपली सपोर्टेड है क्या, उसके ऊपर पॉइंट लोड या तो फिर यूडीएल, अगर कैंटिलीवर है तो फिर उसके पॉइंट लोड है या यूडीएल है, उस हिसाब से मोमेंट और शियर फोर्स निकालना है। ये चीजें अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एसएफडी बीएमडी में देख चुके हैं। नाउ फाइंड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, वो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस जेड तो पता है, अब ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इसका डिटेल जो है ये प्लास्टिक एनालिसिस चैप्टर जो है मैं आगे आएगा, उसमें बहुत डिटेल दिया है। वो चैप्टर ही पूरा प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस उस पर ही निर्भर करता है। और एक एडिशनल टर्म आएंगी शेप फैक्टर। लेकिन अब यहाँ पर बेसिक जो है वो क्या है ये मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा, उसका एक्चुअल मीनिंग। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज होती है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अब अपने को बेसिक इक्वेशन, बेंडिंग फार्मूला या फ्लेक्चर फार्मूला ये तो पता है, m बाय आई इज इक्वल टू f बाय वाई इज इक्वल टू e बाय आर। इट इज m बाय आई, f बाय वाई और e बाय आर। ओके, e बाय आर, ये बेंडिंग फार्मूला। इसमें से ये टर्म काम की नहीं है अपने लिए। अब इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूं ZP इज इक्वल टू आर, ये पहले मैं लिखता हूं सिग्मा इज इक्वल टू m बाय z। ओके, ये बेंडिंग फार्मूला ही है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला ही आइटम है। ओके, अब यहाँ पर मैं अगर z इज इक्वल टू निकालूं तो क्या आएगा, ये z इधर जाएगा। ओके, और m डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये बेसिक फार्मूला अपना, ये कोई नई चीज तो है ही नहीं अपने लिए। ओके, z इज इक्वल टू m बाय सिग्मा, वेयर m मीन्स मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम, सिग्मा इज स्ट्रेस। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है यहाँ पर, जेड सेक्शन मॉडुलस, जेड यम ये है सिग्मा। अब सिग्मा जो है ये स्ट्रेस एफ वाई और उसके नीचे है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फार्मूला ऐसे याद करने में आसान हो जाता है। बहुत से किताब में वगैरह क्या किया है, एफ बाय वाई लिया है और ये इसको यहाँ पर दिया गया है, तो फिर लोग है ना मगअप करते हैं और फिर वो उल्टा होने के चांसेस है, कुछ कम ज़्यादा होने के चांसेस है। बेटर वे जब भी अपनी स्ट्रेस रहेंगी उसको डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखने की हैबिट करो। अगर मेरे भी हाथ से कहीं पे वैसा फार्मूला लिखा है तो भी आप उसको नज़रअंदाज करके फार्मूला इस तरह, जहाँ पे भी स्ट्रेस है उसको डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, ये तो कॉमन चीज़ है। अब ये जो ZP है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये वैल्यू जो अपनी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है जो अपन अभी तक देख चुके हैं, उससे ये वैल्यू ज़्यादा आती है। ये क्यों ज़्यादा आती है ये मैं आगे बताऊंगा, तो ये ध्यान में रखना है, ZP की वैल्यू ज़्यादा आती है। अब सिलेक्ट सेक्शन, अब ये तो निकल लिया सेक्शन क्या लग रहा है, ये ZP जो है ये मोमेंट के लिए कितना ZP लग रहा है, ये इसका मीनिंग हुआ। अब ये ZP अपने को स्टील टेबल में ये सारी चीज़ें दी रहती है, तो वहाँ पर सेक्शन को सिलेक्ट कर सकेंगे, IS MB IS LB, उसकी ZP की वैल्यू ZE की भी रहेंगी, यानी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और ZP की भी वैल्यू अवेलेबल रहेंगी। तो उससे अपन ये जो रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा ज़्यादा साइज का सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ZP रिक्वायर्ड जो है ये वैल्यू कम रहेंगी और अवेलेबल जो अपन सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, है ना। अगर एरिया लग रहा है 100 स्क्वायर mm तो अपन प्रोवाइड करते हैं 120 स्क्वायर mm, ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं। जो रिक्वायर्ड 100 है प्रोवाइड अपन 120 करेंगे, 90 नहीं करेंगे। वैसे ही ये जो रिक्वायर्ड है इससे ज़्यादा वैल्यू अपन प्रोवाइड करेंगे, ये इसका मीनिंग है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, देन अब मेन चीज़ है, ये तो हो गया, सेक्शन तो निकाल लिए, कौन सा सेक्शन, IS LB 300 फॉर एग्जांपल। अब IS LB 300 सेक्शन अगर सिलेक्ट करते हैं तो स्टील टेबल में उसकी एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके, फ्लैंज थिकनेस, वेब थिकनेस, टोटल डेप्थ,
फ्लैंज विड्थ, ये सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अब वो अवेलेबल हो गया। अब इस चैप्टर में मेन चीज है, ये जो मोमेंट है आने वाली, उससे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहना चाहिए। इसका मतलब ये अपने को सेटिस्फाई करना है। ये फार्मूला क्या है? सिंपल वही फार्मूला है ये, और क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बीटा बी। ये एक फैक्टर दिया है आयस ने, अपने नहीं लिया है। ओके, अब ये एडिशनल है, बाकी जो है यही फार्मूला इधर है ना, ZP इंटू, है ना, ये क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यम ही मिल जाएगा। दैट यम इज इक्वल टू ये फैक्टर बीटा का, बीटा बी वो यूज करना है, ZP जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपन वो, और ये स्ट्रेस है। ओके, ये वैल्यू डिजाइन है, यानी ये स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रही है डी। ये स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर आने वाली एमयू से ज़्यादा रहना चाहिए। अब इसमें मेन जो चीज है ये बीटा बी। बीटा बी की वैल्यू ये कितनी लेना है, इसके लिए ये सारा प्रोसीजर अपने को फॉलो करना होगा। बीटा बी, नॉर्मली बीटा बी की वैल्यू ये 1 ही आती है, लेकिन फिर भी अपने को ये सारा बताना पड़ेगा। इसके लिए आईएस ने सेक्शन जो यूज कर रहे हैं अपन, ISLB 300 फॉर एग्जांपल, ISLB 300 सेक्शन जो यूज कर रहे हैं, मैं बार बार जो यूज कर रहा हूँ वर्ड ISLB 300, अपन ने ये सेक्शन यूज कर लिया है फॉर एग्जांपल, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसके हिसाब से अपना सेक्शन ये सिलेक्ट हो गया। अब ये सेक्शन के को क्लासिफाई करना है, ये आईएस ने रेकमेंड किया है। प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है या सिलेंडर है। ये जो लास्ट वाला है ना, ये कुछ भी काम का नहीं है, इसको आईएस ने नॉट रेकमेंडेड। उसके जो टेबल है आईएस का पेज नंबर 18 पर, टेबल नंबर 2, उसमें वो है ही नहीं। उसके लिए आईएस ने मौन रखा है, यानी इसका मतलब वो डिजाइन करना ही नहीं है, सिलेंडर सेक्शन डिजाइन करना ही नहीं है। 3 ही मेन है, लेकिन क्लासिफिकेशन ये चारों का है। अब ये क्या होते हैं, एक इसका वैसे तो आपको काम नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आवश्यक है। अब ये अगर कोई बीम है, इसका क्रॉस सेक्शन मैंने आई सेक्शन न लेते हुए रेक्टेंगुलर लिया है, समझने के लिए आसान हो। अगर रेक्टेंगुलर ये बीम है, इसके ऊपर जैसे ही लोड लगाएंगे, अगर ये बीम सिंपली सपोर्टेड है इस तरह और इसके ऊपर लोड है, लोड लगाए तो टॉप फाइबर में कंप्रेशन डेवलप होगा यहाँ पर, और इसमें टेंशन डेवलप होगा, नीचे में टेंशन, ये तो पता है। अब इनिशियल स्टेज में जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो एकदम से यील्ड स्ट्रेंथ तो नहीं होंगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे नहीं जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे। तो पहला जो है यील्ड स्ट्रेस से ये वैल्यू स्ट्रेस की कम है बेंडिंग में, बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग टेंशन। इसमें जो मोमेंट डेवलप हो रही है वो यील्ड स्ट्रेंथ या यील्डिंग मोमेंट से मोमेंट कम रहेंगी, यील्ड नहीं होगा, सेक्शन डायरेक्टली फेलियर नहीं होगा थोड़ा सा लोड लगाने से। अब लोड बढ़ा दिया, अब लोड इतना दिया कि इस फाइबर में कंप्रेशन जो है ये यील्ड स्ट्रेस के इतना पहुंच गया, उसी वक्त इधर में भी टेंसाइल स्ट्रेस, यील्डिंग टेंसाइल स्ट्रेस तक पहुंच गया। अब उस केस में जो मोमेंट डेवलप होगी, रेजिस्टिव मोमेंट, ये यील्डिंग मोमेंट होगी। अब अपन क्या करेंगे, लिमिट स्टेट देख रहे हैं, तो लिमिट स्टेट में अपन यील्डिंग तक जाते हैं। अब क्या हुआ, यहां पर जो टॉप फाइबर है ये यील्ड स्ट्रेंथ तक पहुंच गया, लेकिन स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसी ट्रायंगुलर है। अब ये जो लेवल है, ये वाली, ये लेयर, ये यील्ड हो गई, लेकिन उसके नीचे वाले जो लेयर्स है ये कुछ यील्ड नहीं होगी, क्योंकि उस पर स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि उसके ऊपर आने वाला स्ट्रेस जो है डेफिनेटली कम है। ये यील्ड तक पहुंच गई ये लेयर, लेकिन ये लेयर में जो स्ट्रेस है ये Fy से कम है, इस लेयर में Fy है, इससे ये कम है, नीचे के लेयर में और कम है। ओके,
अब लोड अगर बढ़ा दिया अपन ने, लोड बढ़ाने के बाद क्या होगा, दूसरी जो लेयर है नीचे वाली, ये भी इल्ड होगी। लोड बढ़ाते गए तो ये जो है ये यहां से यहां तक अभी इल्ड हुआ। फिर भी ये कुछ लेयर जो है ये इल्ड स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंची, ये थर्ड। अब लोड और बढ़ाएंगे, अगर लोड बढ़ गया और तो क्या होगा, सारी जो लेयर्स है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाली यहां पर, और वैसे ही नीचे से भी एक ही बात है, ऊपर से भी नीचे से भी। अब मैं अगर बता दूं तो यहां पर ये पहली लेयर और बाद में ये लेयर ऐसी बढ़ते गई, ये यहां तक आ गए, और आखिरी जो है ये ऐसे सारे लेयर अब यील्डिंग स्ट्रेस, यील्ड हो गई, यील्डिंग स्ट्रेस रीच हो गई। अब यहां पर आप देखिए ये ऐसे, ये सारे, ये तो समझ में आया होगा यील्डिंग कैसे होगा कोई भी एलिमेंट का, इसका यील्डिंग। अब ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो यील्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे यम उस पर कम आएंगी, ये इक्वल हो गया। ओके, अब यहां पर क्या है, यील्डिंग से मोमेंट ज़्यादा है लेकिन प्लास्टिक नहीं है, ये इसको बोला जाता है प्लास्टिक स्टेज, यानी हिंज फॉर्मेशन। पूरा के पूरा एलिमेंट जो है ये प्लास्टिक जोन में चले गए। अब वो हिंज फॉर्म होता है, वहां पर रोटेशन परमिटेड हो जाएगा, हिंज टाइप प्लास्टिक है वो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी सारी चली गई, ये होता है प्लास्टिक जोन। इसमें जो मोमेंट डेवलप होने वाली है वो प्लास्टिक मोमेंट बोलते हैं अपन, प्लास्टिक मोमेंट। अब प्लास्टिक मोमेंट से ये वैल्यू कम रहेंगी और ये वैल्यूज इससे ज़्यादा रहेंगी, यील्ड से ज़्यादा रहेंगी। ये यहाँ तक हो गया। अब उसी क्राइटेरिया को मैंने यहाँ पर ये दिया है। प्लास्टिक हिंज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर प्लास्टिक हिंज। उसके बाद सेकंड जो है, इसमें एमपी कुछ तो डेवलप हो रही है लेकिन प्लास्टिक हिंज नहीं है यहाँ पर। इसमें एमपी तक नहीं पहुंचे अपन और प्लास्टिक हिंज भी नहीं है, तो ये सी ए बी सी जो है यही है वो, ये है प्लास्टिक। ये इसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट और इसको बोला जाता है सेमी कॉम्पैक्ट, और बाद में ये स्लेंडर वाला है। ये स्लेंडर यानी क्या है कि मोमेंट वहां तक तो रीच नहीं हुई है। जैसा ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर लोड लगा है, ओके, अभी कॉलम बेंड नहीं हो रहा है, लोड तो ले लिया है। अब मैं और लोड इंक्रीज करूं तो अब ये बेंड हो गया ड्यू टू स्लेंडरनेस। ये स्लेंडर एटम है ना, स्लेंडर एलिमेंट है स्ट्रक्चर का, तो ये बेंड हो गया। यानी ये क्रश नहीं हुआ है, यील्ड भी नहीं हुआ, लेकिन बकल हो गया, बराबर है। तो ये है पहली केस जिसमें यील्डिंग तक पहुंचे ही नहीं अपन, इससे ये वैल्यू कम ही है लेकिन मेंबर जो है बकल हो गया। दैट मेंबर इज कॉल्ड स्लेंडर मेंबर। अब इसका अपने को आगे काम है ही नहीं। अब प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में प्लास्टिक हिंज फॉर्म होता है, हिंज फॉर्म, रोटेशन परमिटेड। इसमें प्लास्टिक हिंज पूरी तरह से फॉर्म नहीं होता है लेकिन प्लास्टिक मोमेंट डेवलप होती है, यानी इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट। तीसरा जो है, इसमें यील्ड स्ट्रेंथ तक तो पहुंच गए लेकिन ना तो प्लास्टिक मोमेंट डेवलप हुई है ना प्लास्टिक हिंज डेवलप हुआ है। अब मैं आपको ये झेड क्या है ये बताता हूं, झेड पी, सिंपल वे से एक कंसेप्ट करके। झेड यानी सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस का यूनिट क्या होता है, एमएम क्यूब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट एमएम रेज़ टू 4, उसको वाई से, क्योंकि ये बनता है आई बाय वाई और ये है आई। आई का यूनिट एमएम रेज़ टू 4, आई बाय वाई यानी वाई से डिवाइड किए तो एक एमएम कम हो जाएगा, एमएम क्यूब। ओके, अब ये लाने के लिए बेसिक क्या है फिर, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया का एमएम स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस।
अब ZP क्या है? ये जो ऊपर वाली एरिया है और ये नीचे वाली एरिया, ये एरिया मान लो A और ये भी A। ओके, अब ये दो एरिया में ये इसका सेंट्रोइड रहेगा, ये इसका सेंट्रोइड रहेगा, और ये डिस्टेंस जो है ये मैं एज्यूम करता हूं y। तो मोमेंट ऑफ एरिया A इंटू वाई इज द मोमेंट ऑफ एरिया। अब इसमें मैंने y1 y2 इसलिए लिखा है कि ये डिस्टेंस हो सकता है y1 और ये जो डिस्टेंस है नीचे वाला y2। तो ये एरिया इंटू y1, नीचे वाली एरिया इंटू y2। अगर y1 और y2 ये दोनों अगर सेम है तो ट्वाइस y भी ले सकते हैं अपन। ओके, या तो ये पूरा कि पूरा y भी ले सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या लिखा था, क्या दिया था मैंने? मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया है ना, यानी डबल y। अब यहां पे सिंगल y, तो मोमेंट ऑफ एरिया। तो मोमेंट ऑफ एरिया इंटू y, ये होता है सेक्शन मॉडुलस। ओके, अब यहां पर अपन ने ये कंसीडर किया है हिंज प्लास्टिक जोन में चले गए, प्लास्टिक एनालिसिस में और एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये होता है ZP। और E इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन, ये होता है I/Y रेगुलर। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो है इलास्टिक, ये इसमें से कौन से फिगर में आएगा? यहां पर, ये फिगर में। अब ये फिगर में अगर जाते हैं, यहां y से भी मल्टीप्लाई करना होता है, यहां FY से भी मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, अब मैंने वो सिंप्लीफाई करके बताया है। अब ये एरिया डेफिनेटली इससे तो कम है ना, ये एरिया कम है। ये ट्रायंगुलर पोर्शन की देखो आप, ये वाली, और ये एरिया कम है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से फिर ये एरिया इधर की कम है। इसका मतलब ZE जो है सेक्शन मॉडुलस इलास्टिक, इसमें एरिया अपने को कम लेना है। अगर एरिया कम लेना है तो Z की वैल्यू कम आएंगी। तो हियर ZE की वैल्यू ZP से कम रहेगी, इतना ये ध्यान में रखना है। अब ZP में ये एरिया ज़्यादा रहेंगे तो सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा रहेगा, इसलिए प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ये इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस से ज़्यादा रहेगा। ZP ज़्यादा। ये क्लियर हो गया। अब शेप फैक्टर, इसमें ज़्यादा काम तो है नहीं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। शेप फैक्टर ये भी प्लास्टिक एनालिसिस का ही पार्ट है। ZP/ZE। अब नेचुरली ZP की वैल्यू ZE से ज़्यादा रहेगी, तो ये वैल्यू शेप फैक्टर की 1 से ज़्यादा रहेगी। और IS में 1.1 to 1.2 ये वैल्यू का डिफरेंस आता है करके ये स्टेटमेंट है, ये रेंज में। ओके, अब इसमें क्या होगा? I सेक्शन में, जैसा ये I सेक्शन है, इसमें यील्डिंग फ्लैंज का होता है कि वेब का होता है, ये देखना है। इसके लिए IS ने ये क्राइटेरिया दिए हैं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद। ओके, ये क्राइटेरिया दिए IS ने। प्लास्टिक है कब बोलेंगे? जब उसकी जो प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, ये आउटस्टैंडिंग लेग B/TF की वैल्यू ये है या इससे कम है। अब ये वैल्यू इससे कम है, ये कम है, तो ये कम बैक, ये क्राइटेरिया है ना। अगर वैल्यू 9.4 से कम है ये रेशो, तो प्लास्टिक, वैसे ही इससे कम है तो कॉम्पैक्ट, इससे कम है तो सेमी कॉन्टैक्ट। ये सेमी, यस लिखा है मैंने जगह के हिसाब से, यहाँ पे सेमी कॉम्पैक्ट। ओके, वैसे ही डेप्थ के बारे में 2 जगह चेक करना है, एक
फ्लैंज में, दूसरा वेब में। कौन सा प्लास्टिक में जा रहा है, या कॉम्पैक्ट में जा रहा है या सेमी कॉम्पैक्ट में जा रहा है। अब उसके लिए ये क्राइटेरिया है, 84 से कम, 1025 से कम, 126 से कम, और ये है एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ये कुछ नहीं, यहाँ से लेना है। अब ये जो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू 250 बाई एफ वाई की वैल्यू ये नॉर्मली अपनी रहती है 250। ओके, 250 बाई 250 द वैल्यू बिकम्स 1, मोस्टली 1। तो ये ई का कुछ काम नहीं है, यही वैल्यू ध्यान में रखना है। ये वैल्यू अपने को ध्यान में रखना आवश्यक है, पहले दो एटलीस्ट इतना तो भी। ये नॉर्मली दिया नहीं रहता है, बाकी फार्मूले वगैरह ये सब अवेलेबल रह सकते हैं, और लेकिन ये फार्मूले कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ही नहीं है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आ जाएगा, आप आसानी से रिमेंबर कर पाएंगे। ओके, अब क्या हो सकता है, वैल्यू जो है, मान लो इसकी वैल्यू ये B/TF की वैल्यू ये इससे कम आ गई, इससे कम आ गई, तो ये अपन बोलेंगे प्लास्टिक। ओके, लेकिन D/TW करेंगे, ये B/D, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँ। ये वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू अगर मान लो 8 आ गई पहली, तो इससे कम, तो अपन बोल देंगे ये प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक। अब D/TW की वैल्यू ये फॉर एग्जांपल 100 आ गई, अब इससे कम थोड़ी है 100 इससे कम है, तो ये हो गया कॉम्पैक्ट। ओके, अब यह ऐसी वैल्यू आ गई, तो एक ही सेक्शन में, एक ही आई सेक्शन में यहां पर क्या हो रहा है, ये प्लास्टिक जोन में चले गए, लेकिन नीचे वाला जो वेब है, क्योंकि डी यानी डेप्थ, तो ये डी से संबंधित है, ये बी, ये इसके लिए ए, बी, तो प्लास्टिक जोन में फ्लैंज चले गए, फ्लैंज प्लास्टिक जोन में चले गए। ये जो है ये है फ्लैंज के लिए, और ये है वेब के लिए, वेब के लिए, बराबर, डेप्थ है करके। फ्लैंज प्लास्टिक में गया, वेब कॉम्पैक्ट में है। अब उसके लिए क्या करना, तो अगर ये जो सिचुएशन है, ये प्लास्टिक में चले गया, दूसरा कॉम्पैक्ट में है। अब कॉम्पैक्ट में है, इसका मतलब फेल नहीं हुआ वो, ये सारे ट्रेसेस यहां तक पहुंचेंगे तब हिंज फॉर्मेशन होगा, तब तक तो एलिमेंट स्टैंड करेगा, बराबर है। फ्लैंज यील्डिंग हो गई, लेकिन वेव सपोर्ट करेगा। इसलिए आईएस ने रिकमेंड किया है जो हायर साइड है, ओके, तो हायर साइड में जाना है। इसके लिए मैंने यहां पर दिया है बेस टू रिस्ट्रिक्ट, बेस टू रिस्ट्रिक्टिव, ए से बी, बी से सी, डी, जो भी बड़ी वैल्यू है, यानी अगर दो सेक्शन है, मान लो एक पहला ए और ये बी मिला, तो क्या अज्यूम करना है, बी। अगर बी मिल गया, यानी फ्लैंज कॉम्पैक्ट में चले गए, एक सेक्शन कॉम्पैक्ट में गया और दूसरा सेमी कॉम्पैक्ट में गया, दूसरा सेमी कॉम्पैक्ट में गया, क्योंकि ये दो जगह है। उस केस में एरो के हिसाब से ये लेना होगा, तो अपन एलिमेंट को बोलेंगे एक कॉम्पैक्ट, दूसरा सेमी कॉम्पैक्ट, तो सेमी कॉम्पैक्ट, वैसे ही। ओके, अगर प्लास्टिक है, एक क्राइटेरिया में प्लास्टिक बैठ रहा है, दूसरे क्राइटेरिया में कॉम्पैक्ट बैठ रहा है, तो हायर लेना है, तो कॉम्पैक्ट करके उसको डिफाइन करना है। ये सेक्शन जो है कॉम्पैक्ट क्लासिफिकेशन में आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे जो है
ये तो समझने के लिए मैंने सब बताया, लेकिन आईएएस ने और आखिरी में क्या दिया है कि प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट ये दोनों के लिए बीपी की वैल्यू प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट के लिए दोनों के लिए ये वैल्यू लेना है 1। हो गया काम। लेकिन ये सब चीज़ें अपने को पता रहना आवश्यक है और ये क्लासीफाई करते आना चाहिए, और क्लासिफिकेशन उसका जो है ये यहाँ से बनेगा। अब ये जो टेबल है उसको यूज़ कैसे करना, क्योंकि यहाँ बी टीएफ का ठीक है, थिकनेस ऑफ लाइन, डी फिर से प्रॉब्लम, टीडब्ल्यू थिकनेस ऑफ वेव, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये वैल्यू मोस्टली 1 आती है। अब बी क्या है? बी एन ए आउटस्टैंडिंग फ्लैंज। अब इसमें क्या है, जो आई सेक्शन जो दिया है इसमें आउटस्टैंडिंग जो है वैसे देखा जाए तो इतना ही है ना, आउटस्टैंडिंग जिसको कोई सपोर्ट ही नहीं है, लेकिन सिंपल होना चाहिए। इसलिए आईएएस ने रेकमेंड किया है कि सिंपली ये टोटल फ्लैंज जो है, टोटल फ्लैंज विड्थ उसका हाफ जो है ये आउटस्टैंडिंग फ्लैंज करके कंसीडर करो। इसका मतलब ये लाइन में आगे तक लेके जा सकता हूँ, ये सेंटर लाइन यहां तक हो गया। वैसे तो यहां तक ही आना चाहिए, क्योंकि यहां इसके बाद ही अनसपोर्टेड है, यहां तक तो सपोर्ट है क्योंकि यहां पे कर्वेचर होता है। ओके, लेकिन b/2 bf/2 हाफ, इसका हाफ b लेना है यहां पे। अब d क्या है? d इज ऑल्सो अनसपोर्टेड डेप्थ, अनसपोर्टेड, कोई सपोर्ट नहीं है। अब जो मैंने यहां पे कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट यहां पे देखिए, ये ऐसे कर्वेचर है, ये ऐसा कर्वेचर रहेगा। ओके, वैसे इधर भी कर्वेचर रहेगा। अब कर्वेचर के बाद जो डेप्थ अवेलेबल होगी उतनी ही अनसपोर्टेड डेप्थ है, ये निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, ये टीएफ है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, इधर में भी टीएफ है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज है ना, इतनी फ्लैंज की थिकनेस, ये भी फ्लैंज की थिकनेस। वैसे ही ये रूट जो है इसको आर बोला जाता है, रूट, ये कर्वेचर। कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक ये भी डिफाइन किया है आईएएस ने, यानी इंडस्ट्री या फैक्ट्री अपने हिसाब से कर्वेचर नहीं दे सकते आई सेक्शन फॉर्म करने के लिए। तो ये कर्वेचर, उसकी वैल्यू भी स्टील टेबल में अवेलेबल है रूट की। ओके, इधर में भी रूट रहेगा। अब अनसपोर्टेड डेप्थ निकालना है इतनी, तो क्या है, टोटल डेप्थ में से ये डेप्थ, ये डेप्थ, ये डेप्थ, ये डेप्थ माइनस करना होगा, तो अपने को डी मिल जाएगा, ये वाली अनसपोर्टेड। ओके, अब ये फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू कैपिटल डी यानी ओवरऑल डेप्थ माइनस ट्वाइस टीएफ, ये टीएफ, ये टीएफ यानी ट्वाइस टीएफ, ये आर, ट्वाइस आर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, डी माइनस ये 2 जो है यहाँ पे लिखा है मैंने, और यहाँ पे माइनस साइन दे दी मैंने। अब ये माइनस साइन निकल जाएंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, टीएफ प्लस आर। सो दिस फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर ओनली, ये एक और ये दूसरा। तो अपने को ये सब समझने के लिए है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये स्टेप, ये हेडिंग देना है क्लासीफाई सेक्शन, और डायरेक्टली ये 2 फार्मूले यूज करना है। ये 2 फार्मूले से ये कहाँ पर बैठता है ये देखना है, बराबर है। तो ये वैल्यूज याद रखना होगा, ये मेरे को दिखी नहीं एग्जाम में भी, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। ओके, तो इसको डिफाइन करना होगा, कॉम्पैक्ट है या प्लास्टिक है। अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि ये फार्मूले से ये वैल्यूज b/tf, d/tw निकाल लिए, एंड सेक्शन इज अंडर कॉम्पैक्ट या सेक्शन इज अंडर प्लास्टिक, ये 2 ही लिखो, क्योंकि ये दोनों के लिए बीएफ की वैल्यू 1 है बीपी की। अगर सेमी कॉम्पैक्ट में जाना है तो ये फार्मूला यूज करना होगा,
ओके, ये भी कोई हार्ड तो है ही नहीं, लेकिन अपन सेमी कॉम्पैक्ट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन वहां तक नहीं जाने का यही, लेकिन ये बताना आवश्यक है। तो आपको काम ही क्या है, ये एक स्टेप पहली सेक्शन सिलेक्ट क्लासीफाई, ये दो फार्मूले, ओके, ये भी फार्मूले की जरूरत नहीं है, ये दो और इसके बाद ये इसमें से डिफाइन। अब ये अगर याद नहीं आ रहा है तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि सेक्शन इज अंडर कॉम्पैक्ट, प्लास्टिक भी मत लिखो, कॉम्पैक्ट लिखो तो बेस्ट, यानी यहाँ पर ये वाला हो गया। और आगे की स्टेप तो फिर कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम ओवर। दो क्राइटेरिया में चेक करना होता है हर एलिमेंट, एक चेक फॉर शियर, चेक फॉर बेंडिंग, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, प्लस वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग। ये वीडियो थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपका सारा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल भी मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा कि ये सारे क्राइटेरिया उसमें आ जाए, तो दो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो बीम चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें, ओके। और प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स नोट्स में और अवेलेबल 4-5 एक्स्ट्रा है, ओके। चेक फॉर शियर स्ट्रेंथ, अब ये सिंपल एक्चुअल शियर फोर्स कितना आ रहा है, उससे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहना चाहिए। शियर फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस, है ना, क्योंकि बेसिक फार्मूला अपने को पता है, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय ए। सो पी इज द फोर्स, इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू स्ट्रेस, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया इंटू सिग्मा भी बोल सकते हैं, ये एरिया इधर लिख दिया, हो गया ये एरिया और ये सिग्मा, ओके। ये डिफाइन करेगा स्ट्रेंथ, कितना एरिया है और उसके ऊपर आने वाले कितने स्ट्रेसेस है, ओके। अब ये है एरिया। अब क्या होता है, आई सेक्शन, जो आई सेक्शन है या आरसीसी का रेक्टेंगुलर सेक्शन, टी बीम, कहीं पे भी शियर जो है ये रजिस्ट करता है वेब, और मोमेंट जो है ये रजिस्ट करता है फ्लैंज। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन दिया है इसका ये है वेब, सारा के सारा ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वेब पोर्शन ये शियर लेगा। तो ये एरिया लेना पड़ेगा। ये एरिया क्या बनेगा, ये हाइट एच, अब यहाँ पे सफिक्स एच यूज किया गया है, ओके। यहाँ पे भी एच ही कर सकते हैं अपन, एच, ये भी एच ही कर सकते हैं, ओके। एच इसकी हाइट, और ये है थिकनेस। ये थिकनेस काय की आएंगे, थिकनेस ऑफ वेब, वेब की थिकनेस कितनी है, टी डब्ल्यू। तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है इसका एरिया क्या होगा, एच इंटू टी डब्ल्यू, ये एरिया। तो एच इंटू टी डब्ल्यू इज एरिया, ये फॉर्मूला ऑपरेट कर रहा हूं, सिंपल एरिया इंटू स्ट्रेस, की ट्रेस कितना लेते हैं, एफ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, एफ वाई बाय रो एम नॉट, रो एम नॉट, और एफ वाई बाय रो, इतना लेते हैं अपन। लेकिन ये चीज जो है ये है शियर। जब भी शियर आएगा तो आईएस ने रेकमेंड किया है इस स्ट्रेस को डिवाइडेड बाय √3, ऑलवेज, बहुत बार हो चुका है √3। तो ये हो गई स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस इंटू एरिया, ये बन जाएंगे शियर रजिस्टिंग कैपेसिटी, ये कैपेसिटी डिफाइन करेगा, ओके। अब ये जो कैपेसिटी है ये उसके ऊपर आने वाला शियर से ज़्यादा रहना चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा रहनी चाहिए, ओके। तो ये है एक्चुअल से ये ज़्यादा रहना चाहिए। अब और चेक दिस वन, VD जो भी वैल्यू आएंगे उसके 60% ले लो और उससे आने वाला फोर्स ये कम। इससे क्या है, ये लो शियर, यानी शियर जो उसके ऊपर आ रहा है, आईएस ने और दिया है, ये लो शियर है या हाई शियर है, शियर बहुत ज़्यादा है क्या, ओके। अब इससे अगर ये 60%, इसकी ये वैल्यू की 60% से 0.6 से मल्टीप्लाई किया, 60% से अगर कम है तो बोलेंगे कि लो शेयर है, शेयर ज़्यादा नहीं आ रहा है। अगर शेयर ज़्यादा नहीं आ रहा है तो ये सब है।
अगर शियर ज़्यादा है तो हाई शियर अगर है, बहुत ज़्यादा शियर है, तो फिर मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी जो है ये थोड़ी सी रिड्यूस करना होता है, वो अपने को नहीं देखना है। ये सिर्फ चेक लगाना है, अगर नहीं लगाना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। लो शियर में लाना है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बढ़ा दो। ये तो आने वाला फोर्स है, आने वाले को नहीं बढ़ा सकते, उसने तो लेना ही है, उसका उतना काम है, तो कैपेसिटी बढ़ा दो। अब कैपेसिटी में ये नहीं बढ़ सकता, ये तो 250 लेना है, ये भी 1.1 लेना है, ये √3 नहीं बढ़ सकता। ये वैल्यू बढ़ा सकते ताकि VD कैपेसिटी बढ़ जाए। ये वैल्यू बढ़ाने के लिए TW कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, वो 1 mm 2 mm से बढ़ेगा, लेकिन डेप्थ जो है H ये बढ़ा दो। तो ये सेक्शन जो है इसकी डेप्थ बढ़ा दो तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ गया तो VD की वैल्यू बढ़ जाएंगी। अब ये बढ़ी हुई VD की वैल्यू के 60% से ये वैल्यू कम आ गई तो हो गया लो शियर एंड वी आर सेफ इन डिजाइन। ओके, तो हाई शियर पे नहीं जाना है क्योंकि उसमें बहुत लंबे चौड़े फार्मूले दिए गए हैं। ओके, तो वहाँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिकमेंडेड नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट चेक फॉर बेंडिंग, शियर का चेक हो गया। नेक्स्ट है बेंडिंग का फार्मूला, वही फार्मूला बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, है ना। ये M = Z सिग्मा Z, तो मैंने सिग्मा इधर लिखा है, Z इधर लिखा है ना, ये सिग्मा Z ही है। M = सिग्मा Z इधर लिखा है, ये सिग्मा इधर लिखा है, बाकी फार्मूला वही है। BP लेना है H पर इसके हिसाब से, लेकिन अगर प्लास्टिक कॉम्पैक्ट जोन में है तो BB की वैल्यू 1 लेना है, ये 1 है, पहले बताएं। अगर सेमी कॉम्पैक्ट में आ गया, आपको ये सारा टेबल याद है या तो टेबल दिया है एग्जाम में, उस केस में अगर सेमी कॉम्पैक्ट में चले गए तो फिर BB की वैल्यू ZD/ZP। अब ZD की वैल्यू ये कम होती है और ZP की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से कम रहेंगी, है ना। तो स्ट्रेस जो है, मोमेंट जो है, रजिस्टिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बहुत कम लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ये वैल्यू नॉर्मली जो आती है 0.92 वगैरह ऐसे यहाँ तक जा सकते हैं, या 0.9 तक है, 90% आ गई, फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो 1 ही ध्यान में रखो। अब ये वैल्यू इससे कम रहना चाहिए, ये दिया है, ये 1.2 ZD, ये सेम फार्मूला है, सिर्फ B की वैल्यू ये 1.2 दी है। ये 1.2 क्या है मैंने अभी बताया था, ये शेप फैक्टर है, ओके। हाँ, तो ये 1.2 ले लो, हो गया ये सेमी कम। अब ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये है उसके ऊपर आने वाली मोमेंट और ये है कैपेसिटी आने वाले से ज़्यादा रहना चाहिए, सिंपल। ओके, अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन का चेक। अब आपको ये पता है सिंपली सपोर्ट, ये सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड, उसकी डिफ्लेक्शन इतना आता है, फार्मूला है, पता है आपको। UDL अगर है तो 5/384 और ये फार्मूला है। यहाँ ध्यान में रखना है, यहाँ पे अगर पॉइंट लोड है तो 3 आता है, अगर UDL है तो 4 आता है। ओके, वो सेम इधर भी है। अगर कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड अगर है फ्री एंड पर तो ये यहाँ पे फिर से 3 और यहाँ पे 4 कहाँ पर, UDL जहाँ पर है वहाँ पे UDL है तो यहाँ पे 4, ये 4। इन्हें इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल लोडिंग के वजह से डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, लोड इतना लगाने के बाद कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, इससे निकल जाएगा। अब ये जो आने वाला डिफ्लेक्शन है, और IAS ने रेकमेंड किया कि इसके ऊपर नहीं डिफ्लेक्ट होने देना है, वो कितना, L/300। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो L/300, अगर कैंटिलीवर है तो L/150 लेना है। ये इससे ये वैल्यू कम आना चाहिए दोनों में से। अगर कैंटिलीवर है तो ये इसको कंपेयर करेंगे,
अगर सिंपली सपोर्टेड है तो इसको कंपेयर करेंगे, है ना। तो ये दो वैल्यू से ये वैल्यू कम आना चाहिए। अगर वो आ जाता है, वी कैन से दिस बीम सेटिस्फाई द रिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। ओके, अब जो बचा हुआ है, चेक फॉर वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ जो है ये काफ़ी बढ़ गई है ना, किसी को भी इनकन्वीनियंट हो जाता है। इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये दो चेक ये लेने वाला हूँ और देयर आफ्टर एक न्यूमेरिकल जिसमें ये सारा कवर हो जाए। हो सके तो फिर उसके भी मैं दो पार्ट बना दूंगा। ओके।